अगेन आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आज का जो सेशन है वो सोने में निवेश और रिटेल इन्वेस्टर यानी खुदरा निवेशकों के लिए क्यों और कैसे करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम जानकारी के लिए बात कर रहे हैं। तो इस सेशन में मेरे साथ में एनएसडीएल से संदीप जी वर्मा थे। तो संदीप जी वर्मा और पूरी एनएसडीएल टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हम आज निवेश के अलग-अलग पहलुओं पे चर्चा करेंगे और साथ में सोने में निवेश पे भी फोकस करेंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी होगी कि पिछले 2021 जो गुजरा है उसमें सोना थोड़ा बहुत गिरावट देखता हुआ नजर आया है। यदि मैं ओवरऑल असेट क्लास की बात करूं, हमने देखिए सेशन के स्टार्ट में सबसे पहले ये डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। आप किसी भी एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट करो, सबसे पहले तो वो जरूरी है। दूसरा, जितना जल्दी इन्वेस्ट करो लाइफ में, उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जितने भी आज के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से निवेश कर रहे हैं। निवेश के काफ़ी तौर तरीके हैं। आप एफडी में पैसा डाल सकते हो और निवेश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि निवेश का मतलब है कि मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा भी मेरे लिए काम करे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी इनकम है 1 लाख रुपए प्रति महीना और आप उस 1 लाख रुपए से मान लीजिए 50,000 की सेविंग कर रहे हो या 40,000 की सेविंग कर रहे हो या 20,000 की सेविंग कर रहे हो। उस 20,000 की बचत को आप कहीं लगाना चाहते हो ताकि वो 20,000 रुपए भी आपके लिए काम करे। सो निवेश का सही मायने में मूल मंत्र यही है कि आप काम कर रहे हो, आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। और रियल में आपको बताऊं, किसी को जितना भी सैलरी मिलता है उतना कम पड़ता है जब तक आपको इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न का बेनिफिट मिले या दूसरी कोई आपकी एक्टिविटी से आपको आय मिले, तभी आप लाइफ में जो चीज है उसको कंप्लीट कर सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब है, आप में जो भी ड्रीम गोल विजन बनाए हैं वो तभी पॉसिबल है जब आप लगातार निवेश करते हो। और आपको मालूम है निवेश में दो चीजें सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो बूंद बूंद से घड़ा बनता है। आप यदि हर महीने, उदाहरण के तौर पे 1 लाख हर साल यदि 1 लाख रुपए जमा करते हो और आपको 25% ग्रोथ मिलता है, तो वो पैसा आपका 10 साल में 10 गुना हो जाता है। और तो जितना आपका निवेश के लिए टाइम आप रखोगे, उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग उस चीज पे वर्क करता हुआ नजर आता है। अब हम जब निवेश की बात करते हैं, तो निवेश करते टाइम 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, मैं जहाँ पे निवेश कर रहा हूँ, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है क्या? यदि प्रिंसिपल सेफ नहीं है तो वहां पे कैलकुलेटेड रिस्क है क्या? उसके बाद में लिक्विडिटी है क्या? जब मैं चाहूँ तब निकाल सकूँ, जब मैं चाहूँ तब वापस निवेश कर सकूँ। और या मेरा वो जो जिस एसेट्स क्लास में मैं पैसा डाल रहा हूँ, वहां पे मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क है क्या? तो इन सबको ध्यान में रखने के लिए लोग अलग-अलग एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा, निवेश कर रहे हो तो सबसे पहले ये भी जरूरी है कि क्या आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। उदाहरण के तौर पे निवेश इसलिए भी जरूरी है, यदि मैं अपना पैसा, मान लीजिए मेरे पास में 2,000 रुपए है, पिंक कलर का नोट है और मैंने अपने ड्रावर में रख लिया। अब यदि मैं ड्रॉवर में पैसा रख रहा हूँ 2,000 रुपए और 1 साल बाद निकालूंगा, तो मेरा सवाल है कि वहां पे कितना रुपए मिलेगा। देखिए हकीकत में 2,000 रुपए मिलेगा, वो पिंक कलर का नोट है, कोई कलर भी फेड नहीं होगा। बट फैक्चुअली बात करें तो वो 2,000 रुपए 2,000 नहीं है, 2,000 मिथ है। रियल में वो 1980-85 हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू घट जाएगी। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। आपके ड्रॉर में यदि पैसा पड़ा है तो उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होता है। यदि आप उस पैसे को बैंक में डालते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। बैंक उस पैसे को किसी दूसरे इंडस्ट्रीज को लोन के हिसाब से देगी। वो लोन से वो इंडस्ट्री चलेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, उससे आगे इकोनॉमी बढ़ेगी। तो पैसा जितना फ्लो होता है, उस देश की इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रोथ करती है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट उतनी ज्यादा जनरेट होती है। तो इसीलिए निवेश बहुत जरूरी है और निवेश के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स क्लास को शामिल कर सकते हो। तो निवेश करने के लिए सबसे पहले तो निवेश करना चाहिए। दूसरा, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, आप उसी एसेट्स क्लास में निवेश करना चाहिए। थर्ड चीज, लिक्विडिटी। और उसके बाद में आपका जो निवेश है वहां पे ज्यादा एक साथ जोखिम नहीं हो जाए। मान लीजिए आपने इक्विटी में पैसा डाल दिया और सडनली कोई पेंडेमिक जैसा सिनारियो हो गया या कोई भी कुछ भी जियोपॉलिटिकल्स या क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हो गए और वहां पे आपका इक्विटी बाजार में नेगेटिव रिएक्शन हुआ, तो आपका जो पैसा है वहां पे एक बार के लिए हिट मिल जाएगा। हालांकि इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए रिवॉर्ड कर रहा है, बट यदि आपका मान लीजिए 6 महीने साल भर का निवेश का दायरा था, तो आपको एक बार के लिए हिट मिल सकता है। तो इसके लिए लोग जो क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखते हैं।
तो चाहे आप इक्विटी में डाइवर्सिफाई कर इक्विटी यूज कर लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो उम्र है उसको 100 में से हटा लीजिए, जितना अमाउंट बचता है उतना परसेंट आपको रिस्की एसेट्स में डालना चाहिए, बाकी नॉन रिस्की एसेट्स में डालना चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र है 20 साल की, तो 100 माइनस 20, 100 में से 20 निकाले, 80 बचे, 80% राइट में रिस्क ले लो, 20% नॉन रिस्की एसेट्स में डालो। यदि आपकी उम्र है 60 साल की, 65 साल की, तो आप 35% रिस्क लो, बाकी 65% आप नॉन रिस्की एसेट्स में डाल दीजिए। अब अलग अलग एसेट्स क्लास में अलग अलग तरीके हैं। यदि मान लो आपने इक्विटी में जाना है, डायरेक्ट इक्विटी में जा सकते हो आप। उसके अलावा आप म्यूचुअल, आपको इक्विटी नहीं समझ में आता है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, या फिर आपको निफ्टी के साथ का परफॉर्म चाहिए तो आप निफ्टी 20 ले सकते हो, या फिर आप पैसिव फंड जो इंडेक्स के उसमें आप डाल सकते हो पैसा। अदरवाइज आप पीएमएस के रूट में जा सकते हो। ओके, अब दूसरे तरीके से बात हमने किया, आप एफडी में पैसा डाल सकते हो, बट याद रखिए एफडी में आपका पैसा जोखिम मुक्त है, बट वहां पे आपको इंटरेस्ट भी उतना ही कम मिलेगा। आप कंपनीज की डेट फंड में पैसा डाल सकते हो। उसके अलावा आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, बट प्रॉपर्टी आप एक बार ले सकते हो। प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। अगेन, बड़े शहरों में प्रॉपर्टी लेना एक छोटे इन्वेस्टर के लिए संभव भी नहीं है। तो एक गोल्ड भी एक उचित और एक अच्छा साधन है इन्वेस्टमेंट के लिए। और हालांकि पिछले साल गोल्ड आप देखो तो 4% गिरा था, सिल्वर 9% गिरा था, बट यदि आप कंपेयर करोगे पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, तो गोल्ड ने यहाँ पे रिटर्न दिया है। और गोल्ड में निवेश करने के लिए दो दो मुख्य मुद्दे होते हैं। पहला कि एक तो भारत में सोने के बिना शादी नहीं होती है, यानी कि यदि आपने गोल्ड नहीं खरीदा तो आपकी बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे या बेटे के हाथ पीले नहीं होंगे। तो इसके लिए हर हर कोई, जब भी उनके बच्चे बड़े होते हैं तो मन में ये रहता है कि बच्चों की शादी करनी है, सोना लेना है, और इसलिए हर कोई पूछता रहता है कि सोना कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अभी लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप, यदि मान लो अभी आपके बच्चा हुआ है और 25 साल बाद आप उसकी शादी करना चाहते हो, 25 साल बाद सोचे इससे अच्छा अभी भी थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो दो चार चीजें और ध्यान रखनी चाहिए। आप बाजार में जाके लोगे तो प्योरिटी का कंसर्न रहेगा कि प्योर है नहीं है, हॉलमार्क है। ज्वेलरी ले लिया तो मेकिंग चार्ज आपको रहेगा। अगेन, ज्यादा गोल्ड लेके घर पे रख गया तो चोरी होने का भी डर है। तो इसके लिए आप मी गोल्ड की तरफ जा सकते हो, 7 ईयर गोल्ड बॉन्ड की तरफ जा सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से आप, मुझे जहां तक मेरा मानना है कि काफी लोग आप में से इक्विटी में एसआईपी करते हैं, उसी तरह आप कुछ अमाउंट से गोल्ड में भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको आज से 20 साल बाद मान लीजिए 50 ग्राम या 100 ग्राम सोना चाहिए, तो अभी से आप हर 3 महीने में 1-1 ग्राम करते लेते जाइए। तो एक तरह से आपका पैसा जमा होता जाएगा, गोल्ड का जो बेनिफिट है वो भी मिलता जाएगा, और जब 20 साल बाद आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम आपके पास में वो गोल्ड की तरह से एक पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप गोल्ड को भी एक एसेट अलोकेशंस का तौर तरीका समझ सकते हो। दूसरा ध्यान रखिए, गोल्ड हमेशा एक सेफ हेवन के रूप में जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड आपके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। इसकी वजह से गोल्ड के प्राइस है वो ग्रेजुअली बढ़ते जाते रहते हैं। हालांकि पिछले साल गोल्ड ने जरूर थोड़ा सा गिरावट देखा, बट ओवरऑल गोल्ड इन्फ्लेशन की वजह से गिरेगा नहीं, गोल्ड में पॉजिटिव मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो ये सारे चीजें बहुत जरूरी है। गोल्ड के बारे में हम डिटेल से बात करें कि आपको क्यों सोने में निवेश करना चाहिए, और स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर। और जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको बताऊं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उन लोगों के फोन आते रहते हैं। मेनली कब, जब उनके बच्चों की शादी होती है, गोल्ड अभी ले लें या 2 महीने बाद लें या 3 महीने बाद लें, तो मेरा ये रिप्लाई रहता है कि आपको अभी लेना है तो अभी ले लीजिए, 2 महीने बाद लेना है 2 महीने लीजिए। आप यदि आज से 2-5 साल 10 साल बाद आगे की बात कर रहे हो तो जरूर मैं बोल सकता हूँ कि आप हर महीने करके थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, तो आपको प्राइस का हिट भी नहीं मिले, एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, और आपका मनी का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई भी हो जाए। तो आप इस तरह काम कर सकते हो। और काफी लोग आजकल गवर्नमेंट के जो सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड होते हैं, और या फिर आजकल डिजिटल गोल्ड होते हैं, जैसा कि मोतीलाल है वो मी गोल्ड ऑफर करते हैं। मी गोल्ड में आपको डीमेट फॉर्म में आपको गोल्ड आ जाएगा, कस्टोडियंस जो इनके जो है उनके पास आपका गोल्ड जमा हो जाएगा। और अगेन, आप लोग इक्विटी से रिलेटेड हो और आप लोगों को गोल्ड लेना है, बट आपको तो इक्विटी से रिलेटेड वर्क करना है, तो गोल्ड बीस ले लीजिए। यानी कि गोल्ड बीस मतलब उसका अंडरलाइन गोल्ड है, जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा गोल्ड भी शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आ, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम आगे बात करें कि डिटेल में बात करते हैं कि गोल्ड क्यों, कैसे
और क्या फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि गोल्ड में क्यों निवेश करें, सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए। अगेन गोल्ड है वो सब जगह एक्सेप्ट है, गोल्ड सब जगह मान्य है। आपको याद होगा पहले लोग एक धान से दूसरे धान से अपना सौदा करते थे कि आप सोना दे दीजिए, और जैसे भारत में ऐसा होता था कि भारत से सोना जाता था और हमें बदले में वहां से गेहूं, अनाज, दालें ये सब मिल जाती थी। तो गोल्ड पहले से ही प्रचलन में है, और तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि हमारे पास बहुत सोना था, बट वो सोना हम हमारे या तो अंग्रेज लोग या मुगल लोग ले गए, और या हमें धान लेते लेते वो सोना हमारा चला गया। एज ए वाइडली एक्सेप्ट। तो मेरा कहने का मतलब है गोल्ड की वैल्यू है, जैसे कि करेंसी की वैल्यू है उसी तरह गोल्ड की वैल्यू है। गोल्ड में आप लगातार निवेशित रह सकते हो। अगेन आप पूरे हिस्टोरिकल देखें तो गोल्ड में कंसिस्टेंट रिटर्न बना है, और गोल्ड में आप इजीली एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। और अगेन इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में गोल्ड एक हेजिंग का टूल कामकाज करता है। अब गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? ट्रेडिशनल तरीका है कि कॉइन ले लो, बार ले लो, या फिर ज्वेलरी ले लो। याद रखें गोल्ड में जब भी आप लें, प्योरिटी, इम्प्योरिटी, मेकिंग चार्जेस, इन सब का ध्यान रखना है। गोल्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हो, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, डिजिटल गोल्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मी गोल्ड की तरफ आप जा सकते हो, या फिर सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड है उनको आप ले सकते हो जब भी गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ये गोल्ड के बॉन्ड जारी करती है। तो वहां पे गोल्ड बॉन्ड में आपको 2% का फिक्स रिटर्न भी मिलता है, साथ में गोल्ड का अंडरलाइन का मूवमेंट प्राइस भी मिलता है। तो इन सारे तरीके हैं, मेनली ये 4-5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप सोने में निवेश कर सकते हो। अब हम फिजिकल फॉर्म्स की बात करें कि गोल्ड में क्या फायदे हैं। सबसे पहले इजीली खरीद सकते हो, क्योंकि आप देखोगे हर गली नुक्कड़ में आसपास आपको ज्वेलर्स की दुकान मिलेगी। बट अगेन आपको उस पर कितना विश्वास है, प्योरिटी क्या है, उस पे उसी के हिसाब से आपको फोकस करना पड़ेगा। अगेन कैश परचेज कर सकते हैं, लिक्विड रहता है गोल्ड। प्रॉब्लम क्या है कि आपने मान लीजिए 100 ग्राम घर पे सोना रखा है और आप मूवी देखने गए, टेंशन ही रहेगा अरे सोने का क्या होगा। यदि आपने ले रखा है तो लॉकर आपके पास है क्या, उस लॉकर में गहना रखा हुआ है क्या, यदि आपने फिजिकल गोल्ड ले लिया है तो। यदि आपने डीमेट फॉर्म में लिया है तो वो सब टेंशन खत्म हो जाएंगे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज कॉस्ट लगती है आपको रखने के लिए। उसके अलावा इम्प्योरिटी फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड प्राइस क्या होना चाहिए। आप देखोगे 24 ग्राम कैरेट, 22 कैरेट का अलग है, 24 कैरेट का अलग है, अलग अलग चीज का ये अलग अलग आपको रहेगा। तो इस चीज में आपको कि 18 का है, 24 का है, 22 का है, तो अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो उस चीज को। अब गोल्ड फंड में कैसे इन्वेस्ट करें? लाइक म्यूचुअल फंड के हिसाब से कर सकते हो, काफी एमसीज है। आपको मालूम होगा कि इंडिया में जो भी असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज है उनके हर फंड का हर ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसा कि इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप यदि वहां पे उनके म्यूचुअल फंड्स लेते हो तो आपका पैसा इंडेक्स के शेयर्स में जाएगा। सिमिलरली काफी गोल्ड फंड है, गोल्ड सिक्योरिटी, गोल्ड माइनिंग कंपनीज के फंड है, गोल्ड ईटीएफ फंड है, तो आप उसके रूट से जा सकते हो। फायदा क्या है? अगेन एंट्री एग्जिट पॉसिबल है, इजी। देन छोटा से छोटा अमाउंट 500 रुपए का एसआईपी भी आप गोल्ड फंड में आप डाल सकते हो। अगेन रिटर्न डिपेंड करेगा कि आपका कैसा वो अंडरलाइन परफॉर्म कर रहा है। अगेन गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे तरह से आप गोल्ड में जा सकते हो, म्यूचुअल फंड की तरफ है, बट ये ईटीएफ है। ईटीएफ का मतलब है ये फंड है, बट वो फंड मार्केट आवर्स में की तरह ट्रेड भी करते हैं, एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। अगेन एडवांटेज एंट्री एग्जिट, छोटे से अमाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो, बट अगेन यहाँ पे कुछ एक लिमिट है कि कितना फिजिकल आप कैरी कर सकते हो। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डिजिटल गोल्ड आजकल काफी प्रचलन में है, कि आप अपने मोबाइल से ही डिजिटल गोल्ड ले लीजिए। जैसा कि डीमेट अकाउंट में शेयर चले जाते हैं, वैसे ही आपके डीमेट में गोल्ड चले जाएंगे। So this is similar to your buying physical gold, but by paying money you get a notional credit in your gold account. So internationally ये काफी पॉपुलर है। एडवांटेज क्या है? एंट्री एग्जिट एसआईपी कर सकते हो जितना चाहे, रेगुलेटेड नहीं है, स्टॉक ब्रोकर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ऑफरिंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट कॉस्ट और टैक्सेस है, ये सब एक्सपेंसिव पड़ते हैं क्योंकि ओके। अब हम बात करते हैं सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड। सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड मेरे हिसाब से इन सब तरीकों से बेहतर है। यदि आपकी एज ज्यादा है, गोल्ड लेना भी है, एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, और आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, और सबसे ज्यादा भरोसा गवर्नमेंट पे है, तो सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक नया तरीका है।
ये 2015 से मार्केट में प्रचलित है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह आरबीआई की तरह से इश्यू और मैनेज किया जाता है। तो ये आपके बॉन्ड लेजर अकाउंट में आरबीआई मेंटेन करती है और दो तरीके से है, आप या तो आरबीआई में एप्लीकेशन करके ले सकते हो और या जब आरबीआई है ये सोवरेन गोल्ड बेचने की जब डेट होती है उस समय आप ले सकते हो। सो एसजीबी कैसे करना है इसके बारे में ये डिटेल है कि इंडियन रेजिडेंट है वो एसजीबी की रूट में जा सकता है, मिनिमम 1 ग्राम ले सकते हो, मैक्सिमम 4000 यूनिट या 4 किलो तक ले सकते हो पर इन्वेस्टर पर फाइनेंशियल ईयर्स। अलॉटमेंट आपको एज ए सर्टिफिकेट या ई कोबर पोर्टल में मिल जाएगा, लाइक आपके जो डिपॉजिटरी है वहां पे चला जाएगा। आपको गोल्ड के रिटर्न के अलावा 2 से 2.5% पर एनम हाफ ईयरली रिटर्न मिलता है, पर एनम बट हाफ ईयरली रिटर्न। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड इन द लिंक बैंक अकाउंट। तो ये सारे सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड के फायदे हैं। अगेन 8 इयर्स का टेन्योर्स है एसजीबी का, 5 इयर्स के बाद आप रिडेम्पशन करवा सकते हो, प्रीमैच्योर रिडेम्पशंस। प्राइसेस जो रहेंगे वो है गोल्ड ऑफ 999 पीओटी ऑफ प्रीवियस 3 वर्किंग डेज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लगता है फॉर इंडिविजुअल इफ मैच्योरिटी तक होल्ड रखते हैं तो। ओके, सो अगेन आप एसजीबी कैसे ले सकते हो? डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन जब इश्यू आता है था, आप जो भी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है उनके थ्रू या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या फिर आपके पोस्ट ऑफिस बैंक्स के थ्रू आप एसजीबी ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, देन परचेज अप टू 20,000 आप केस में भी कर सकते हो। Secondary market already issued souvenir gold bond can be purchased anytime through your stockbroker, and price can be different from initial subscription price and all. Now demat भी करवा, demat of physical SGB you can also do, remat भी कर सकते हो, ट्रांसफर भी करवा सकते हो और इन सबको आप लिक्विडेट भी करवा सकते हो। अब मैं पूरा यहाँ पे फोकस करूंगा कि डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो गोल्ड खरीदने के तरीके हैं उनका क्या फायदा क्या नुकसान है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे तय करने का प्रयास करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास करूंगा कि आप गोल्ड में निवेश करो तो किस तरह से कर सकते हो और किस निवेश के तरीके में क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करें रिटर्न के हिसाब से। देखिए मार्केट में और इन्वेस्टमेंट में जब भी हम बात करें सबसे पहले ये हर कोई यही पूछता है मेरा रिटर्न क्या है, बट याद रखिए रिटर्न के साथ में रिस्क पे भी फोकस करें कि मेरा रिस्क क्या है। तो रिटर्न के हिसाब से हम यदि इनकी तुलना करें तो फिजिकल गोल्ड की बात करें ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस एस्केलेशन, ओके, फिजिकल डिजिटल इन सब में यही है। गोल्ड ईटीएफ उसके फंड के परफॉर्मेंस पे है, गोल्ड फंड उसके फंड पे परफॉर्मेंस पे है। सोवेनियर गोल्ड दो तरह के रिटर्न है, एक तो आपका हाफ ईयरली रिटर्न मिलता है जैसा कि बताया 2.5% फिक्स रिटर्न मिलता है और पर एनम, और जितना प्राइस बढ़ता है या घटता है उस हिसाब से आपका रिटर्न बनता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड फंड एंड द फिजिकल एंड द डिजिटल गोल्ड। प्योरिटी का कंसर्न, यदि आपने फिजिकल गोल्ड लिया तो आप प्योरिटी का कंसर्न रहता है, किससे लिया, क्या लिया, कैसे लिया, उस पर ट्रस्ट है, हॉलमार्क है, नहीं है। देन डिजिटल गोल्ड में जो आपकी प्योरिटी है वो इंटरमीडिएट देता है। गोल्ड फंड ईटीएफ सोवेनियर में फिजिकल गोल्ड की इसमें प्योरिटी का कंसर्न नहीं है क्योंकि ये फंड आपको जो भी पैसा है वो आपको उसका गोल्ड उसका अंडरलाइंग है अल्टीमेटली कहे तो। टैक्स की बात करें तो एलटीसीजी 3 सालों के बाद विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट फिजिकल गोल्ड में लगेगा, डिजिटल गोल्ड में आफ्टर 3 इयर्स। देन गोल्ड फंड ईटीएफ इन सब में आफ्टर 3 इयर्स, बट सोनिया गोल्ड में एलटीसीजी आपको नहीं लगेगा यदि आपने मेच्योरिटी तक होल्ड किया है। अब एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड को आप एज ए कोलेटरल रख सकते हो। आप लोगों को मालूम है आजकल जैसा कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं या फिर पीक मार्जिन के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए यदि कोई प्लेस देके ट्रेडिंग करता है तो गोल्ड को आप एज ए गिरवी कोलेटरल रख सकते हो। डिजिटल गोल्ड को कोलेटरल नहीं रख सकते हो, गोल्ड फंड और ईटीएफ को कोलेटरल नहीं रख सकते हो, बट सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड को आप एज ए कोलेटरल रख सकते हो। एंट्री आप कभी भी कर सकते हो इन चारों तरह में। सोवेनियर गोल्ड में तभी कर सकते हो कि जब आपके ट्रांचेस ओपन है तभी आप परचेज कर सकते हो। जैसा कि आप आरबीआई ने बोला कि हमारा इस डेट से इस डेट सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड की इश्यूज डेट ये है, तभी आप उसमें अप्लाई करके खरीद सकते हो। फिजिकल गोल्ड जब आपकी मर्जी हो तब बेच सकते हो, सिमिलरली गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ, बट सोवेनियर गोल्ड रेस्ट्रिक्शन है इन पेपर फॉर्म,
डिमांड में है तो कभी भी आप बेच सकते हो। स्टोरेज कॉस्ट फिजिकल गोल्ड को में हाई रहेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। आपके घर पे रहोगा तो भी आपको लॉकर रखना पड़ेगा, सेफ्टी रखना पड़ेगा। या फिर आपने बैंक लॉकर लेके रखा है तो बैंक लॉकर का हर महीने हर साल का जो चार्ज है वो रहेगा। डीमेट फिजिकल में कोई डीमेट का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप फिजिकली ले रहे हो। डिजिटल में भी नॉट अप्लीकेबल। गोल्ड फंड को ऑप्शनल है, गोल्ड ईटीएफ एसेंशियल्स है, सोनिया गोल्ड भी ऑप्शनल है। अब आप रेगुलेशंस की बात करें, फिजिकल गोल्ड का कोई रेगुलेटर्स नहीं है। ओनली हॉलमार्क जो भी संस्था है उसके हिसाब से आप उन पे भरोसा करके ले सकते हो। डिजिटल गोल्ड पे कंसर्न नहीं है। बट गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ और सोनियर गोल्ड, इन तीनों में जो रेगुलेशंस है, इन दो में सेबी है, जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है, तो उसमें आरबीआई है वो उसका रेगुलेटर रहता है। सो ये सब तरीके के गोल्ड में निवेश करने के तरीके हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया कि निवेश क्यों करना चाहिए, फिर हमने बात किया कि निवेश कर रहे हो तो डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए। अगेन, गोल्ड से हमें इतना प्यार और मोहब्बत क्यों है। आप यदि घर पे जाके अपनी धर्मपत्नी को या अपने भाई को बोलोगे या बहन को बोलोगे कि मैं आपके लिए हर महीने 1 ग्राम गोल्ड खरीद रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि आपके घर में कितनी ज्यादा खुशियां हो सकती है। तो गोल्ड का हम भारतीयों को बहुत ज्यादा प्यार है। तो इसलिए गोल्ड में निवेश करना जरूरी भी है। और अगेन, पिछले कुछ सालों से गोल्ड का बिहेवियर देखें तो गोल्ड ने परफॉर्म किया है। हालांकि पिछले साल गोल्ड ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा है, बट ओवरऑल गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज का वर्क करता है और एक सेफ हेवन के तौर में गोल्ड को यूज किया जाता है। तो हमने इन सब तौर तरीकों के बारे में बात की कि कैसे आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो, किस डिफरेंट असेट्स क्लास का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम इससे आगे की बात करें, कुछ चीजों पे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट, जेपी मॉर्गन सेड। द गोल्डन रूल, he who has the gold makes the rules. If the world does well, gold will be fine. If the world doesn't do well, gold will also do fine, but a lot of other things could collapse. So Thomas Kaplan said about this. Okay, SDB इंश्योरेंस टाइम टेबल, जनवरी 10 से जनवरी 14 2022 के बीच में सब्सक्रिप्शन पीरियड है इसका, सीरीज 9 का। 18 जनवरी को इश्यू डेट है। फरवरी 20 से फरवरी मार्च, इश्यू डेट मार्च 8 है सीरीज 10 का। तो अलग अलग सीरीज इनकी जारी होती रहती है। अब हमने गोल्ड के बारे में चर्चा की है। अब मैं इक्विटी क्लास से रिलेटेड हूँ तो थोड़ा सा इक्विटी मार्केट के बारे में भी 2-5 मिनट चर्चा कर लेता हूँ समय के हिसाब से। तो इक्विटी मार्केट की बात करें तो कल हमने एक सेमिनार लिया था, उसकी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि एनी टाइम इज अ गुड टाइम फॉर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। यदि आप पूछोगे मेरे से कि निवेश का सही समय क्या था, तो मैं बोलूंगा 1.5 से 2 साल पहले था, जब कोविड के बाद मार्केट में जोर से करेक्शन आया था। यदि आपने वहां से लिया तो 2 से 3 गुना रिटर्न मिलेगा। ओके, उसके अलावा पूछोगे और सही टाइम कौन सा था, तो मैं बोलूंगा 10 साल पहले था। बट हम भूतकाल में जा नहीं सकते, वर्तमान में रहना पड़ेगा। और वर्तमान में यदि निवेश किया तो ये अच्छा सुनहरा भविष्य बनेगा। सो अल्टीमेटली वी कांट गो इनटू द पास्ट, वी हैव टू बी इन द प्रेजेंट, एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग इन द एजुकेशन इन द प्रेजेंट विल टेक अस टू ए बेटर फ्यूचर इनटू द लाइफ। सो एनी टाइम इज अ गुड टाइम, जब भी निवेश करो अच्छा समय है। बट निवेश क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज आपको सोचना चाहिए। याद रखिए, किसी भी समय कोई ना कोई एसेट क्लास तो बिल्कुल परफॉर्म करता है। यदि मान लो इकोनॉमिक कंसर्न है, कुछ नहीं चलेगा तो गोल्ड चलेगा या क्रूड चल जाएगा, या इक्विटी अच्छा कर रही सॉरी यदि इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो आपका इक्विटी एसेट्स क्लास चल जाएगा। तो हर तरह के इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा निवेश का तरीका किस समय में काम करता है और आपके पोर्टफोलियो में कौन सा एसेट्स क्लास कितना प्रतिशत, कितना फीसदी रहना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर यदि मैं अपना एग्जाम्पल लूं, मैं जैसे एक उदाहरण ही ले रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं उसमें से 65 से 70% तो मैं इक्विटी में लूंगा, या तो मैं म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा या एसआईपी खरीद लूंगा, या फिर मैं पोर्टफोलियो बना लूंगा या डायरेक्ट इक्विटी ले लूंगा। 10% है, मैं 5 से 10 हजार रुपए हर महीने गोल्ड का एसआईपी कर लूंगा। अगेन, यदि मान लीजिए मेरे को फॉरेक्स में ट्रेड करना है या मेरा फॉरेन ट्रिप होता है, तो मैं यूएस करेंसी ले सकता हूँ। आजकल लोग फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं। मैं क्रिप्टो का यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो लीगल नहीं है।
प्रॉपर्टी में कर नहीं सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आपको बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। मुंबई जैसी शहर में तो आप एक प्रॉपर्टी ले ले तो भी बहुत बड़ी बात है अपने आसियाने के लिए। उसके अलावा यदि मान लीजिए मेरे को थोड़ा पैसा अपने लिक्विडिटी के लिए चाहिए, तो मैं बैंक में डाल लूंगा एक रनिंग एफडी बना के। आपके सैलरी अकाउंट या जो भी आपका करंट अकाउंट उसमें पैसा रहता है, बट उस पैसे को मैं उसमें नहीं रख के मैं उसको एफडी में डाल दूंगा, ताकि वो एफडी कभी भी रनिंग एफडी रहे, ताकि कभी भी ब्रेक की जा सकती है, जो आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट है उससे ज्यादा रिटर्न देती है। यदि नॉर्मल आप देखोगे तो आपको 3-4% ज्यादा रिटर्न ही नहीं मिलेगा, छोटा सा रिटर्न मिलता है, जबकि इसको एफडी में ट्रांसफर कर दे तो आपका रिटर्न का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए है, मेरे को रखना है कभी भी जरूरत पड़े तो, या मेरे ईएमआई के लिए या दिनचर्या के खर्चे के लिए, तो मैं उसको या तो बैंक में रखूंगा या उसमें से कुछ को मैं एफडी में डाल दूंगा, यदि मेरे पास हर महीने इनकम का फ्लो आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं कि एनी टाइम इज अ गुड टाइम फॉर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो पिछले साल निफ्टी ने लगभग 24% रिटर्न दिया था, और हमारा ऐसा मानना है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, उसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम रहेगा। सो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म करने चाहिए। अब मेरा ऐसा मानना है कि इस साल भी निफ्टी 15 से 18% नेट टू नेट आपको रिटर्न दे सकता है। बैंकिंग सेक्टर जो पिछले लगभग कुछ महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे अब रंगत मिलेगी। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको पोटेंशियल है। ये हमने 2-3 दिन पहले बनाया था, उसके बाद तो ऑलरेडी लगभग हमें 2-3% का मोमेंटम बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिला है। मिड कैप आपका चलता रहेगा, बट मिड कैप के लिए आपको स्टॉक पिकिंग का स्किल सेट चाहिए। हमारा ऐसा मानना है ओवरऑल की सिलेक्टिव सेक्टर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और 2022 स्टॉक पिकिंग का साल रहेगा। इंडेक्स में बड़े रिटर्न नहीं मिलेंगे, बट स्टॉक पिकिंग वालों को वहां पे अच्छा मुनाफा मिलेगा। गोल्ड की हम बात कर रहे थे, भारतीय मुद्रा में बात करें तो गोल्ड लगभग 5% का डिक्लाइन देखा है ऊपर के लेवल से। सिल्वर भी लगभग 9% गिरा है। आपका क्रूड बढ़ा है, क्रूड में 57% रिटर्न मिला है। क्रूड 52-53 पर डॉलर से, पर बैरल डॉलर से लगभग 78-79 तक चला गया था। तो क्रूड में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। बॉन्ड यील्ड ओके। अब हम सेक्टर्स की बात करें तो हमारे साथ मानना है सेलेक्टिव ऑटो, पीएसयू बैंक्स, आईटी ये परफॉर्म करेंगे। ऑटो में कहने के वापस थोड़ा सा अट्रैक्शन मिलेगा, बट ईवी साइकिल का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सी कंपनी ईवी पे ज्यादा फोकस करेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी वहीं पे बनेगी, और ऑटो की वजह से ऑटो एंसिलरीज भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ऑटो में बात करें यदि सेक्टर रोटेशन जो लिस्टेड कंपनीज है, टाटा मोटर, टीवीएस मोटर, ट्यूब है, वो कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रही है। याद रखिए मैं जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पर डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा डिस्क्लेमर साथ में रहेगा। मैं किसी भी स्टॉक्स में यहाँ पे निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट ये चीज अपने जानकारी और अध्ययन के हिसाब से बता रहा हूँ। आप निवेश करने से पहले आपके जो भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और सलाहकार है, वित्तीय विशेषज्ञ सलाहकार है, उनकी आप सलाह जरूर ले। निफ्टी फार्मा लग रहा है थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन रहेगा। अगेन सेलेक्टिव फार्मा काउंटर चलेंगे। वोलेटिलिटी थोड़ा जंप कर रहा है, उसकी वजह से बाजार में उठा पटक रहेंगे। ओके, वोलेटिलिटी वो रहेगी बाजार में, उस चीज को ध्यान रखें। सो इसी के साथ मैं अपने इस सेशन पे विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने निवेश के अलग अलग तौर तरीकों को एक अच्छे तरीके से समझा, और ये तौर तरीके आपको फायदेमंद साबित होंगे। और साथ में हमने जो विस्तृत चर्चा की है कि सोने में क्यों निवेश करें, और कैसे सोने में निवेश आपके सुनहरे भविष्य को, सपनों को साकार कर सकते हैं, कैसे आप अपनी परिवार को सोने में निवेश करके खुश रह सकते हैं, और कैसे आप अपने बच्चों के विवाह में उस चीज को आप यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अल्टीमेटली मैसेज यही है, निवेश करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और सोने में तो जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे को ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, एनएसडीएल के ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हो। इसके साथ किसी के जहन में जो भी सवाल है उससे आप पूछ सकते हो, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करके और उसके जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चंदन सर, हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। चंदन सर, रितेश बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। एक्चुअली सर एक क्वेश्चन था, ये एसजीबी है उसको एज अ कोलेटरल कैसे यूज कर सकते हैं सर? मतलब प्रोसेस क्या होगा? मतलब मैंने अगर बैंक में एसजीबी लिया तो उसको मैं डीमैट में कोलेटरल में कैसे यूज कर सकता हूँ? उसका प्रोसेस मुझे थोड़ा प्लीज बताएंगे सर? या सो जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एज ए इन टर्म्स ऑफ आपका कोलेटरल, सो आप एसजीबी को कोलेटरल में यूज कर सकते हो। आप क्या कीजिए कि आपने यदि एसजीबी ले लिया है तो आप अपने जो भी ब्रोकर है उससे बात कीजिए,
और यूजुअली जैसा कि मोस्टली जितने भी ब्रोकर्स हैं वो एसजीबी को एज ए कोलेटरल रख के काम करते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंडिया में ऑप्शन ट्रेडर है वो भारत बॉन्ड को भी कोलेटरल रखते हैं। सो आई थिंक किसी भी ब्रोकिंग हाउस की आरएमएस टीम से आज कनेक्ट कीजिए, वो आपको इसके बारे में बता देंगे कि कितना है। और कुछ लोग थोड़ा बहुत हेयर कट भी करते हैं कि आपके पास में मान लीजिए 1 लाख का गोल्ड बॉन्ड है और मान लीजिए गोल्ड की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, तो वो क्या करता है कि जैसा कि मान लो 10% 20% कट करके उतना आपको लीवरेज एज दे सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू चंदन सर, आपने काफी अच्छा इंसाइट प्रोवाइड किया हमारे पार्टिसिपेंट्स को गोल्ड निवेश को लेकर। मैं अभी चाहूंगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज अपना, आपको कोई सवाल है गोल्ड निवेश को लेकर, आप प्लीज अपना चैट बॉक्स ओपन है क्वेश्चंस के लिए। साथ ही साथ आप आपका आप अपने आप को अनम्यूट करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक सवाल यहाँ पे लेना चाहूंगा सचिन जी का। वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच परसेंटेज रिटर्न गोल्ड हैज गिवन प्रीवियस ईयर। मैंने ऑलरेडी बता दिया 4% गिरा है। ओके ओके सर, ओके सो एक सवाल सचिन जी का और एक आया है, टाटा मोटर मेकिंग ईवी व्हीकल। सचिन जी, कैन यू आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके आप अपने सवाल को इलैबोरेट कर सकते हैं सर? सचिन जी। आई थिंक ये इक्विटी से रिलेटेड सवाल है सर, तो मेरे Yes, साथ yes. Sir, my question is that is Tata Motor making electrical vehicles? So could you सर please describe that? सर मैं यहाँ पे इक्विटी रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये स्पेशली Okay, हमने गोल्ड okay. से रिलेटेड। संदीप जी आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। मेरे को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। वैसे तो आज का प्रोग्राम हमारा गोल्ड को लेकर ही है, पर इफ यू वुड लाइक टू शेयर सम Yeah, sir, I agree with you. No problem, sir. ओके ओके, और कोई सवाल है पार्टिसिपेंट्स गोल्ड को लेकर, एसजीबीस को लेकर? हाँ सर। संदीप जी, हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आपके जहन में कोई भी सवाल लो आप ट्विटर हैंडल पे डाल सकते हैं। मैंने आपको इस सवाल के लिए इसलिए बोला क्योंकि काफी लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को एज ए गोल्ड और थोड़ा बहुत असेट्स क्लास के लिए सुनने के लिए ज्वाइन किया है, इसके लिए हम इस सवाल को इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी सवाल Yes, रहे आप yes. एनएसएल के हैंडल पे या मेरे ट्विटर हैंडल पे डालें, हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपकी जो भी सवाल है और जो भी आपके मन में जिज्ञासा है उसको पूरा कर पाएंगे। करेक्ट सर, ये बात भी सही है कि मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, सर का ट्विटर हैंडल आपके स्क्रीन पर विजिबल है, आप सर को फॉलो कर सकते हैं। कोई सवाल है मार्केट को लेकर, आप सर को डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं ट्विटर पे, और साथ ही साथ आप हमें भी टैग कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक सवाल लेना चाहूंगा। मेरे को एक चीज जाननी थी, जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं एनएससी के पोर्टल पे, ओके, तो उस पे ब्रोकरेजेस वगैरह कितनी लगती है, उस पे एसटीडी वगैरह भी लगेगा और अदर चार्जेस ब्रोकरेज वगैरह वो कितनी लगेगी? सर देखो वो तो लगेगी, अब एग्जैक्ट उसका नहीं मालूम है, बट ऑब्वियसली जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपका ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगेगा और ऑब्वियसली जो भी मीडिएटर रहेगा वो उसमें अपने चार्जेस तो रहेगा। सो आई थिंक यू नीड टू कनेक्ट फॉर दैट इन द राइट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके। मैं इसमें सर के पॉइंट में और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप एनएससी की वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे सर्कुलर अवेलेबल है, और जो जो ब्रोकरेज चार्ट है वो भी अवेलेबल है कि कितना परसेंटेज डिडक्शन होता है, उसका भी डिटेल्स अवेलेबल है उसके एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे भी, एक्सचेंज की, तो वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि और एक सवाल आया है, एसटीटी बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं ना इक्विटी में, तो ऐसा शायद गोल्ड में होगा नहीं होगा, वो चेक करना पड़ेगा एक बार। हाँ, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। मैं एक सवाल यहाँ पे लेना चाहूंगा मुकुंद जी का। उन्होंने प्राइवेटली एक क्वेश्चन पूछा है, शुड आई टेक फिजिकल पोजेशन ऑफ गोल्ड इन ऑल टाइप्स लाइक डिजिटल गोल्ड, एटीएफ, एसजीबीस? देखो मैंने यहाँ पे विस्तृत चर्चा में बताया था और जो कंपैरेटिव चार्ट बताया था कि आप फिजिकल ले सकते हो क्या। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आप गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ देखें तो वहां पे आपका अंडरलाइन वो है, देखिए आपका पैसा सोने के हिसाब से बढ़ रहा है, आप उस पैसे को चाहे तो डीमेट करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पर डीमेट का मैंने बात किया तो जो फिजिकल गोल्ड है वो ऑलरेडी फिजिकल में, डिजिटल गोल्ड है उसमें आप डीमेट अप्लीकेबल नहीं है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड है वहां पे ऑप्शनल और एसेंशियल है, सोवरेन गोल्ड में ऑप्शनल है। तो
सेलेक्टिव फंड है जहां पे आपको ओनली अंडरलाइंग बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड है, तो वहां पे आपका गोल्ड अंडरलाइंग है, आपका डेबिट क्रेडिट होगा। और यदि मान लो उदाहरण के तौर पे सोना बढ़ा, सोने की वैल्यू बढ़ेगी, आप उस फंड को बेच के जो पैसा आ रहा है उसे बाजार में सोना खरीद लो, एक ही बात है। करेक्ट सर, करेक्ट। एक सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमारे पास घर में ज्वेलरी पड़ी हुई है, उसको हम कैसे मतलब यूज करें कि हमें उसका कुछ प्रॉफिट आए या कुछ बेनिफिट हो हमारा, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, बट उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। देखिए एक चीज आपने बिल्कुल सही की, गोल्ड एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स क्लास है, जरूर इसकी ग्रोथ होती है बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके वर्क नहीं करेंगे, यस। क्योंकि वो जब बेच के वापस इन्वेस्ट करोगे तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रूल वर्क करेगा, राइट। दूसरा, यदि गोल्ड आपके पास है तो उसकी प्योरिटी क्या है क्या नहीं है, सो बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस गोल्ड को आप बेच के और आप ईटीएफ ले लो पूरा या सोवनियर गोल्ड बॉन्ड ले लो। आपको जितनी, यदि आपकी ज्वेलरी काम में आ रही है तो उसकी अलग वैल्यू है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि गोल्ड आपके काम में नहीं आ रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट है, तो आप उस ज्वेलरी को बेच के आप सोवनियर गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज्वेलरी मेरे को 2 साल 5 साल बाद काम आएगी या फिर मेरे फैमिली के पहनने के लिए, तब आप उसको छेड़खानी मत करें, अदरवाइज वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए भी सलाह देने में लिए और आपको भी उसको यूज करने में। यदि एक्स्ट्रा ज्वेलरी है तो जरूर आप उसको ये सब चीज में आप यूज कर सकते हो। दूसरा, आप देखोगे आजकल गोल्ड फाइनेंस भी होता है, जैसे मुथूट फाइनेंस बना पूरे, वो गोल्ड लेके और पैसा फाइनेंस भी कर सकते हैं, तो आप उस चीज को भी यूज कर सकते हो यदि आपको गोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं हो। लेकिन सर उस पर इंटरेस्ट Yes, वगैरह sir. लगेगा ना काफी हाई। सर वो तो लगेगा सर। तो प्रवीण जी, वही वही है कि अगर आप आपका जो फिजिकल गोल्ड, अगर आप उसको आप मटेरियलाइज करने जाएंगे मार्केट में फिजिकल गोल्ड को, तो आपने तो जब बनाते वक्त आपने उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह दिया हुआ है, आपने एडिशनल चार्जेस, आपको तो उसका पैसा तो मिलेगा नहीं जब आपको उसको मटेरियलाइज करने जाओगे, तो आपको तो उसका जो लॉस हो मार्केट जाएगा। रेट है वो वही मिलेगा। ऐसा यस हो जाता यस। है फिर। तो फिजिकल गोल्ड जो आपके काम में नहीं है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो वन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आप उसको एनकैश करके, एक सजेशन तो नहीं बोलूंगा मैं एक तरफ से, पर यह है कि आप वाइट पेपर गोल्ड लेते हो तो आपको काफी हद तक बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे आपको ये जो जो मेकिंग चार्जेस वगैरह है, आप इससे बच जाते हो, तो लंबे समय तक आप इसमें निवेश में रह सकते हो, मैंने गोल्ड सर में सुना निवेश एक था में। चीज कि और बैंक समझा, बैंक वाले जो है ये ज्वेलरी अपने पास रख लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ होता है ना सर, गोल्ड फाइनेंस यही तो होता है। ओके। आप एक वहाँ बार पे आप ज्वेलरी दे दो, ज्वेलरी को कोलेटरल रखे वो आपको उसमें आपको मतलब बैंक देते उसको गिरवी रख लेगा और हमें इंटरेस्ट देगा उस पे। आपको गिरवी रख के पैसा दे देगा, पैसे को इंटरेस्ट दे, पैसे को दूसरे बैंक में डाल के इंटरेस्ट ले लो। ओके। मान लीजिए आपके पास में 10 लाख का गोल्ड पड़ा है, और बट आपको 10 लाख तो पूरा देगा नहीं लोन में कोई, ओके। आप गोल्ड पे लोन लीजिए, मान लीजिए आपको 6 लाख का लोन मिल गया। अब जब पैसा मिल गया तो पैसे में तो आपको मालूम है ना इंटरेस्ट लिया जा सकता है, गोल्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, गोल्ड पे तो पैसा देगा। ओके। यदि गोल्ड पे इंटरेस्ट देगा तो पूरे हर महीना के जो सोने वो बैंकों के पास ही होते, गोल्ड पे आपको पैसा दे देगा एज ए कोलेटरल, उस पैसे को आप यूज कर लो। या फिर मान लीजिए आपके पास 10 लाख के गहने हैं, आपने एज ए जो भी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है उनको वो गहने दिए, उन्होंने जो भी हेयर कट करके 6 लाख रुपए आपको दे दिए, 6 लाख रुपए को आप बैंक में डाल दो, 6-7% रिटर्न मिलता है, तो आपको उतना रिटर्न तो मिला कम से कम। लेकिन सर वो जो फाइनेंस करेगा वो भी तो इंटरेस्ट लेगा। सर वो सब लेगा, बिना कॉस्ट दुनिया में कुछ नहीं चलता, देयर इज नो फ्री लंच सर। यस और यस। पहले तो वो गोल्ड हाथ लगा के घर पे सुन रहे ना पीछे, तो आपको और मेरे को मार भी पड़ सकती है कि आप कौन सा सोना टच करने वाले हो, क्योंकि गोल्ड है वो दिल से जुड़ा रहता है सर। आपने एकदम दिल से वो जोड़ने वाला सवाल पूछा है कि आपने बनी हुई ज्वेलरी को आप बैंक में देना चाहते हो या एक्स्ट्रा पड़ी है उसको देना चाहते हो, तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स है सर। आप आराम से बैठ के सोच समझ के फिर इसमें आप अपना जो एक्सपीरियंस है और जो भी करना चाहते हो वो करें। यस सर। ओके, सो और कोई सवाल है गोल्ड को लेकर पार्टिसिपेंट्स? अभी सर ने 3 स्क्रीन दिखाई थी, डीमेटेरियलाइज, रीमेटेरियलाइज और कुछ है, वो थोड़ा सा दोबारा दिखा के क्लैरिफाई कर देंगे उसको प्लीज। बिल्कुल। ओके। देखिए सबसे पहले आप सीधा इधर देखिए कि डीमेट फिजिकल गोल्ड है वो डीमेट डीमेट में नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल गोल्ड है वो फिजिकल है, डिजिटल गोल्ड को डीमेट करवाने की जरूरत नहीं है। देन गोल्ड ईटीएफ आप चाहे तो डीमेट में ट्रांसफर करवा सकते हो, ऑप्शनल है। ओके,
अब आपने जो ये स्लाइड की हम बात की डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन, सो सबसे पहले कि फिजिकल एसजीपी का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड को, जब आप सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड लेते हो तो आपको मतलब सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कैसे आपको किसान विकास पत्र मिलता है जब आप एफडी करवाते हो, तो आप यदि पोस्ट ऑफिस में जाके फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा करके लिखा रहता है, जैसा कि आपके करेंसी में लिखा रहता है, राइट। राइट। अब आप जब आपके मेच्योरिटी के टाइम होते हैं तब वो डॉक्यूमेंट आपको जाके आपको पोस्ट ऑफिस को देने पड़ते हैं। उस डॉक्यूमेंट में आपके साइन रहते हैं, वो साइन मैच होने चाहिए, आपके टर्म्स और कंडीशन रहते हैं। सिमिलरली फिजिकल सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड, आपको जब गोल्ड लेते हो तो बॉन्ड मिलता है, उस बॉन्ड को आप जब चाहे मेच्योरिटी से पहले डीमेट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ओके, दूसरा, जब आपको ये सबमिट करना है तो आप उसी के थ्रू आप जिस एंटिटी से परचेज कर रहे हो उसके थ्रू से आप सबमिट कर सकते हो कि मेरे पास में डॉक्यूमेंट है सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड का, मैं उसको डीमेट फॉर्म में ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। तो ये सारे जो भी डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, ये जो रहते हैं, एंड अगेन एनएसडीएल का जो ई कुबेर पोर्टल है उसके थ्रू से भी आप एंटर कर सकते हो, राइट। अगेन Okay. जैसे आपका डीमेट अकाउंट में जैसे शेयर रहते हैं वैसे आपके डीमेट अकाउंट में आपका गोल्ड भी रह जाएगा जैसे आपका शेयर्स रहते हैं। अगेन आप उसको रीमेटलाइजेशन उसका उल्टा भी करवा सकते हो कि आपको नहीं, आपको सर्टिफिकेट ही चाहिए, आपको सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड मान लीजिए आपके पास में। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, काफी लोग ये जो पेपर है वो गिफ्ट में देना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं आजकल ये प्रचलन काफी है। आप किसी की शादी में गए, आपने मेकिंग चार्जेस लेके काफी सोना बना दिया, अब सामने वालों को दोगे ना तो 10-15% तो नुकसान हो ही गया। बेटर है आप सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड खरीद लो। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, 50,000 रुपए आपको उनको गिफ्ट देने हैं और सोना भी देना है, बट सोना फिजिकल भी नहीं देना है। आप सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड खरीद लो 50,000 रुपए के और शादी के दिन जाके वो आप बॉन्ड दे दो। मैं बोल रहा हूँ आपका सोना देने का जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा और साथ में आप जब देने जाओगे तो जितना का सोना खरीदे उतना आप तुरंत कन्वर्ट करवा के उसका रिटर्न भी मिल जाएगा। जब उनकी जो मर्जी है जो ज्वेलरी बनाएंगे, उनकी नई मर्जी है तो बाद में बनाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज एसजीपी एज वेल। Yes, sir. Roger that, sir. ये सर Thank जो ये फिजिकल जो होगा हमारा, Perfect इसको example, मतलब sir. ये बियरर होता है, ये किसी को भी दे देंगे वो एनकैश करा लेगा उसको? सर उनके नाम से खरीद लो ना सर। अच्छा, उनके नाम से खरीदना पड़ेगा ना हमें? हाँ गिफ्ट दे पाएंगे उनको? हाँ सर। ओके। मैं एक सवाल आयुषी जी का यहाँ पे लेना चाहूंगा, आयुषी अग्रवाल का। व्हाट इज द एग्जिट टाइम फॉर गोल्ड फाइनेंस? देखिए सोने में एग्जिट का कुछ होता नहीं है। जब तक जिंदगी है सोना चाहिए, चाहे रात को सोए या फिर दिन में सोना रहे, और सोने को सबसे मोहब्बत है ही। तो आई डोंट थिंक सोना कभी लाइफ में, जब तक जैसे पैसे का चक्र खत्म नहीं होता ना, सोने का चक्र खत्म नहीं होगा। आपकी आपकी बहन की शादी तो भी सोना, भाई की शादी तो भी सोना, बच्चे में तो भी सोना, बच्चे बड़े में तो भी सोना। तो आई डोंट थिंक गोल्ड में कोई एग्जिट होता है। मैं बोलूं कि इन्वेस्टमेंट में कभी एग्जिट होता है क्या? मान लीजिए मैंने अभी 10 लाख के शेयर लिए हैं, मैं सवाल पूछता हूँ मेरा एग्जिट कब होगा? जब तक जिंदगी एग्जिट नहीं होता है। हाँ, जब जब पैसा हो तब तक निकालते जाए, अदरवाइज पड़े रहे। आपके पास है, आपके जनरेशन के काम आएगा। सो आई थिंक ये सब इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ के लिए और आपकी पीढ़ियों की लाइफ के लिए वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक गोल्ड फाइनेंस में कोई एग्जिट सिस्टम भी होता है। ओनली एग्जिट सिस्टम जब भी पैसे का रिक्वायरमेंट हो, जब भी कोई नीड हो कि मैंने गोल्ड इस उम्मीद से खरीदा था कि मैं अपनी बेटी की शादी में ये पैसा यूज करूंगा, तब एग्जिट सिस्टम होता है। अदरवाइज देयर इज नो एग्जिट सिस्टम एज पर से, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। यस सर। एक सवाल और है सर, सचिन जी का। कैन यू प्लीज टेल अबाउट गोल्ड ईटीएफ इन डिटेल? देखिए मैंने काफी डिटेल में बताया। मतलब गोल्ड ईटीएफ है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मतलब जैसे शेयर बाजार में कैसे आप शेयर लेते हो बेचते हो, उस तरह आप, मतलब गोल्ड फंड है जो ईटीएफ भी है, मतलब फंड है बट एक्सचेंज में लिस्टेड है। वहां पे आप लाइव मार्केट में ले सकते हो, बेच सकते हो। दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ फंड, राइट। ओके सर। सर ये तो गोल्ड फंड है, इसको भी तो हम कभी भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। सर बेच सकते हो बट आपको लाइव मार्केट में बेचना है तो कैसे बेचोगे? नहीं, वो तो रिडीम करा लेते हैं ना। सब देखो अलग अलग तरीके हैं सर, दोनों के अलग अलग तरीके हैं। आप देखोगे, दोनों को कंपेयर करोगे। यहाँ पे देखिए,
गोल्ड फंड को और गोल्ड ईटीएफ को कंपेयर करोगे, ओनली डीमेट इज द चेंज इन द डिफरेंस, ऑप्शनल और एसेंशियल्स, बाकी सब चीज सेम है। राइट राइट सर। हर चीज के तौर तरीके हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स बने हैं। काफी लोगों को क्या होता है कि हर दिन शाम को चाहिए मेरी वैल्यू क्या है, तो 12 बजे मेरी गोल्ड की वैल्यू क्या है, लाइव मार्केट देख लो, गोल्ड ईटीएफ क्या प्राइस चल रहा है, आपकी वो वैल्यू है। अदरवाइज आपको अगले दिन वेट करना पड़ेगा कि मेरा फंड की एनएवी क्या है, या मंथ एंड पे मेरे फंड की एनएवी क्या है, उसके हिसाब से समझ में आएगा। काफी लोग गोल्ड ईटीएफ में ट्रेडिंग भी तो करते हैं ना, लिया बेच दिया, लिया बेच दिया। फंड में आप उतना नहीं कर सकते ना। यदि आपका कोई क्लोज एंडेड फंड हो गया जहाँ पे आप जब चाहे तब एंट्री नहीं ले सकते हो, तो वो बेनिफिट आपको ईटीएफ में मिल सकते हैं। राइट सर राइट। सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर हम उसको डीमेट करा लेते हैं तो उसमें लॉक इन पीरियड 5 ईयर है क्या उसमें, या कभी भी उसको बेच सकते हैं? 5 इयर्स है। सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड डी 1 मिनट 8 साल का टेन्योर है, प्री मैच्योर रिडेम्पशन पॉसिबल है 5 साल के बाद में। चाहे वो डीमेट में हो या फिजिकल में, लेकिन 5 साल बाद ही पैसा निकलेगा। सर यदि मान लो फिजिकल है तो उसको डीमेट करवा दो, डीमेट यदि मान जो भी रूल है करवा सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। लेकिन लॉक इन 5 ईयर मिनिमम है ही ना? यस ओके। सर, बहुत सोना खरीदिए अब। नहीं, अभी कल न्यूज आ रहा था कि 2021 में जो है ना मतलब सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट हुआ है, 1000 टन दिखा रहे थे कल न्यूज में। कल हुआ है 2020 से। ओके। और कोई सवाल है पार्टिसिपेंट्स आपके? ओके, सो इसी के साथ मैं फिर सेशन कंक्लूड करना चाहूंगा। बप्पी लेरी जी भी है और क्या? मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू। आप सभी ने अपना टाइम निकाला आज के प्रोग्राम में, और आज हमारे साथ जुड़े। हमने आपको जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज देना चाहिए अच्छे से, आपको ये आपके आगे भविष्य के लिए काम आएगी। थैंक यू चंदन सर। आपका और एनएसडीएल और मोतीलाल ओसवाल का जो एक हमारा रिलेशन है, हम इसको और आगे बढ़ाते रहें और ऐसे प्रोग्राम हम करते रहें इन्वेस्टर्स के हित के लिए। थैंक यू सर। Thank you for valuable knowledge, sir. थैंक यू चंदन सर फॉर वैल्यूएबल टाइम। Thank you. Thank you. So with this, I would conclude the session here and end the program. Thank you, everyone. Thank you.